हम लोग आपके साथ सबसे पहले आज की क्लास के अंदर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस फॉर BDA यानी कि बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर जो हमारा क्लास में पहुंच जाते हैं, हमारी क्लास के अंदर आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द BDA। सो सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज अ सेक्शन बी दैट इज ऑफ 20 to 30 मार्क्स। BDA बिजनेस डेटा एनालिसिस, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, दैट इज BDA। और इसको हम लोग DA भी कह सकते हैं, डेटा एनालिटिक, राइट। बट आपको लिखना पूरा ही है। शॉर्ट फॉर्म जो भी हम लोग वीडियो लेक्चर में यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो है एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, राइट। अब बिजनेस डेटा एनालिसिस में जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द डेटा एनालिटिक साइंस फॉर BDA। इसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स दी गई हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग, नेचर, पेरिफेरल्स, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ द BDA, types of data and types of data in the finance and costing and accounting, also digitalization of the data and information, transformation of data to decision relevant information, communication of the information for quality decision making, professional skepticism regarding data, and ethical use of data and information. All the things are very very important for the examination. कोई भी थ्योरी पेपर में आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से करना है। स्टडी मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो यही सब कुछ हम आपके साथ कवर कर रहे हैं जो कि आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस साइंस फॉर BDA। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या क्या है, वी हैव टू स्टडी मीनिंग, वी हैव टू स्टडी नेचर एंड स्कोप ऑफ द BDA। ठीक है, डेली यूज़ में भी आपने डेफिनेटली इस डेटा एनालिसिस को बहुत जगह पे यूज़ किया होगा, बस आपको इसको पहचानना है, उसको समझना है, नथिंग एल्स। और आपकी लाइफ में भी आप ऐसा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आप यूज़ नहीं करते हैं, आप पर यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत बार सर्वे होता है, सर्वे में आपको टिक कराते हैं आपकी एज, आपका नाम क्या है, एज क्या है, इनकम सोर्स क्या है, इनकम का लेवल कितना है, इसके अलावा कहाँ पर रहते हैं। तो आपका जो है एक डेटा क्रिएट किया जाता है, बेसिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसके बेसिस पर आपको प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में दिखाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप क्या देखते हैं, यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि आप जो भी सर्च करते हैं ना, जो भी आप लिखेंगे, आपको हमेशा हमेशा उसी से रिलेटेड वीडियोस मिलती जाती हैं। इनफैक्ट अगर आपने किसी भी वीडियो पर थोड़ा सा टाइम लगाया, समय लगाया, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो ही यूट्यूब जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको सजेस्ट करता है। बेसिकली यूट्यूब कर क्या रहा है, यूट्यूब देख रहा है कि आप टाइम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपना। आप टाइम, अगर आप जो है सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं तो आपको यूट्यूब हमेशा जो सजेशन देता है वो सॉन्ग्स का ही करता है। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपको यूट्यूब जो है वो उसी से रिलेटेड या उसके रेफरेंस से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करता है, और आप उस पर क्लिक करते हैं। यूट्यूब का मेन काम क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो यूट्यूब पर स्पेंड करें, और इसके लिए वो आपका जो डेटा है वो यूज़ कर रहा है, एंड दैट इज डेटा एनालिसिस। डेटा के बारे में मुकेश अंबानी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ योर स्टडी मटेरियल ऑल्सो, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द, जैसे कि ऑयल जो है कंपलसरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर ऑयल ना हो तो किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं थी पुराने ज़माने में, राइट। तो आज के टाइम में कहा गया है दैट ऑयल इज द न्यू डेटा, डेटा इज द न्यू ऑयल, सॉरी, डेटा इज द न्यू ऑयल। और इसको अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँ तो मैं कहूँगा दैट डेटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस। डेटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस।
मैंने आपको यूट्यूब का एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वन बाय वन। आपको मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया। इसके अलावा आप गूगल की बात करते हैं। गूगल के अंदर भी अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करता है। अगर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हैं, आपने सपोज करो लैपटॉप सर्च किया है, तो नेक्स्ट टाइम गूगल आपको लैपटॉप का सजेशन देता है। आप जो है वो कहीं पर भी चले जाएं, मीन्स अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं तब भी लैपटॉप का सजेशन, अगर आप जो है वो किसी वेबसाइट पे चले जाएं तो भी लैपटॉप का सजेशन। इसके अलावा आपका पीछा करता है गूगल। वो कर क्या रहा है, वो आपकी ईमेल आईडी को ट्रैक करता है। आपने जिस चीज़ के लिए सर्चिंग की थी उसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको शो कर रहा है। यहीं से गूगल जो है वो पैसा भी कमा रहा है। वो क्या करता है कि जो लोग जो कंपनीज आपके सर्चिंग वाला प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हैं, उन कंपनीज को बेसिकली कहता है कि आप हमें एडवर्टाइजमेंट दीजिए, हम जो है आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, और उन कस्टमर को जो कि इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो सपोज एक लैपटॉप कंपनी है डेल। अब डेल ने जो है वो गूगल के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि जब भी कोई सर्च करेगा लैपटॉप, तो लैपटॉप जो है आप शो करना। आपने लैपटॉप सर्च किया एक बार, लिया नहीं लिया इज अ डिफरेंट स्टोरी। आपने जैसे ही सर्च किया आपकी ईमेल आईडी अब गूगल ने जो है वो ट्रैक कर ली। अब उस ईमेल आईडी, अब आप वो ईमेल आईडी कहाँ जहाँ पर यूज़ करेंगे, अब आपको गूगल भी वही लैपटॉप, जो कंपनी का लैपटॉप होगा वो आपको शो करेगा और वो कंपनी से पैसा चार्ज करेगा। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट समथिंग इज अवेलेबल फ्री इन दिस वर्ल्ड, देन हियर यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द टारगेट। वट आई मीन टू से कि अगर आपको लगता है कि गूगल फ्री है, सर फ्री नहीं है। गूगल भी आपसे पैसे कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, वो आपके डेटा को यूज़ कर रहा है। वो आपके डेटा को यूज़ करके वो प्रोडक्ट शो करता है जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं। अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो आपको टूर पैकेज दिखाएगा। अगर आप किसी फ्लाइट का सर्च कर रहे हैं तो वो फ्लाइट के चार्जेस आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा। तो यहाँ पर डेटा इज द बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस। डेटा के बेसिस पर कस्टमर रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव किया जा सकता है कि पास्ट में हमारे जो कस्टमर है वो हमसे कैसे रिलेट कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट को। अब उस डेटा को अब आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मारुति कंपनी, कोई भी कंपनी वैसे तो, मारुति कंपनी की जो है स्विफ्ट लॉन्च होने वाली है। और स्विफ्ट पहले भी आती थी, उससे पहले भी आती थी, पर हर बार जो है वो एक रूप आ जाता है। और हमें क्या लगता है, अच्छा मैं जब पुराने स्विफ्ट में बैठता था तो मैं सोचता था कि ऐसी स्विफ्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मारुति कंपनी ने वही का वही लॉन्च कर दी। तो एक्चुअली भी मारुति कंपनी ने फर्स्ट टाइम क्यों नहीं लॉन्च किया, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसको 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम नहीं थी। सेकंड टाइम में डेटा के बेसिस पर जो कस्टमर ने फीडबैक दिया उसके बेसिस पर कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आई थिंक क्लियर, थोड़ा क्लियर, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। सो हेयर इन सिंपल वर्ड्स, डेटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस। Data is the new oil in any business. Data is the strength of any business. क्या कहा हमने, that data is the strength of any business. ठीक है, data is the new oil, data is the strength of any business. ठीक है, अब डेटा के कंटेक्स्ट में हमें इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है हमारी आज की वीडियो में। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी आज की वीडियो का है वो यही है कि हम इस लाइन को बहुत अच्छे से समझें। क्या लाइन है ये, एंड इसी को प्रूव समझाने के लिए बहुत सारे और एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करेंगे। व्हाट इज डेटा? डेटा इज द सोर्स, डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा होता क्या है, गूगल कैसे वर्क कर रहा है, यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, या बाकी कंपनी जो है वो डेटा को कैसे वर्क कर रही हैं। तो जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा है, उसको हम कहते हैं दीज आर द सोर्सेस। किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग नॉलेज।
अभी अभी समझाया नहीं है, अभी सिर्फ रीड किया है। समझाने के लिए अभी मुझे 5, 7, 10 मिनट लगेंगे, तो आप उन 5, 10 मिनट में इस लाइन का मीनिंग अच्छे समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। रटना नहीं है, मैंने कहा ना, आप वीडियो देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लर्न होता जाएगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, राइट। स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं देख। फास्ट फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि स्लो हो रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड की इज योर इशू, बट आई सजेस्ट कि इसको ऐसे ही देखें जैसे पढ़ाया जा रहा है। डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेटा, इसको लिख लेते हैं याद रखने के लिए, ऐसे याद ज़्यादा होगा। डेटा इज द सोर्स ऑफ information, and information need to be, data is the source of information, and information needs to be processed for getting knowledge। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको नॉलेज लेनी है, अच्छा नॉलेज किस लिए लेनी है? Knowledge is useful for the purpose of basically taking any kind of decision, for taking any kind of the decision in the future। देखो, नो डाउट, कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजर हो, आप चाहे MBA करें, चाहे आप CA करें, CMA करें, CS करें, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करें, या डिग्री ना भी लें, तब भी अगर आपको मैनेज करना है तो आपको जो है डिसीजन लेना आना चाहिए। और जो डिसीजन लेना आना चाहिए वो किसके बेसिस पे होता है? वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। आपको कि नहीं सर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर। एक्सपीरियंस इज व्हाट? एक्सपीरियंस इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ एनीथिंग, राइट। सो इफ यू हैव ए नॉलेज, दिस मीन्स यू हैव द एक्सपीरियंस, राइट। तो डेटा की जो नॉलेज है दैट इज बेसिकली एक्सपीरियंस, और उसी के बेसिस पर हम लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो अगर हमें डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना है तो हमें पहले डेटा कलेक्ट करना होगा। डेटा कलेक्ट करके जो है हमें उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हम आपके साथ सीखेंगे। और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी होगी। उस नॉलेज का यूज़ करेंगे हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए। सो यही हमने आपके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, that is data is the source of information and knowledge is needs to be processed for getting information needs to be processed for getting knowledge। I repeat, data is the source of information and information needs to be processed for getting knowledge। data is the source of information। ठीक है, समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया। हम आपको 2, 3, 4 एग्जाम्पल देंगे, उन एग्जाम्पल से इस लाइन को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में पक्का आ जाएगा 100%। सपोज करो कि आप जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए। वापस आते हैं। सपोज करो कि आप जो है स्कूल के प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए, ठीक है, और आपको देखना है कि स्कूल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। पुराना प्रिंसिपल को हटाया गया है क्योंकि स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, स्कूल के बच्चे जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू बी द पर्सन जो कि इस स्कूल में चेंजेस ला सके। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करनी है और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी है, राइट। अब आप जो है स्कूल में बिल्कुल एंटर हुए, तो सबसे पहले बताओ कि क्या आपको स्कूल के बारे में सब कुछ मालूम है? क्या आप आते ही डिसीजन लेना शुरू कर दोगे? आप कहोगे कि इस टीचर को हटाओ, वो टीचर हटाओ, बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फीस को बढ़ा दो। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द स्कूल, कि स्कूल में चल क्या रहा है, स्कूल में हो क्या रहा है, क्यों ऐसा किस रीज़न से हो रहा है कि स्कूल के अंदर बच्चों के परफॉर्मेंस नहीं है, क्या क्या रीज़न है। बच्चा इंग्लिश में वीक है, मैथ्स में वीक है, साइंस में वीक है, फीस का क्या चक्कर है, फीस हमारी स्कूल की ऑलरेडी इंक्रीज है या नहीं है, अगर इंक्रीज है तो उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्कूल में एंटर करने के बाद चेंजेस नहीं करने, नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले आई हैव टू कलेक्ट सम डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल।
स्टूडेंट्स का डेटा कैसे, मैं सपोज करो आप जो है प्रिंसिपल बन के जो है किसी क्लास में चले गए और आपने जो है स्टूडेंट्स को बोला कि आप सभी के सभी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। अब सभी स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन देंगे एक एक करके। वो क्या क्या बताएंगे, नाम बताएंगे, एज बताएंगे, बॉय गर्ल जो है वो हमें मालूम चल गया है। इसके अलावा बताएंगे कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब पापा क्या करते हैं, जॉब में है, बिजनेस में है, या कहीं और कुछ और काम करते हैं, या फिर और ये बताएंगे कि वो कौन से जगह से आ रहे हैं, कितने टाइम से स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एंड साथ ही साथ उनके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या है उन्होंने वो हमें बताएंगे। अब ये जितने जो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को मिल रही है, सो ऑल दीज आर द डेटा, ऑल दीज आर द डेटा। सो डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यही जो डेटा है ये इंफॉर्मेशन जो है बनाने का काम करता है। डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारा डेटा हम लोग पूरी क्लास से जब कलेक्ट कर लेंगे, प्रिंसिपल खुद भी कर सकते हैं, वो किसी पर्सन को भी लगा सकते हैं कि पूरी क्लास के डेटा को पहले इकट्ठे करो, इकट्ठा करने के बाद उसको किसी एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो जब मीनिंगफुल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें मालूम चलेगा, अच्छा हमारे स्कूल में नंबर्स ऑफ बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो कितने एरिया से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, पास से आते हैं। नंबर 3, हमें मालूम चलेगा कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनके फैमिली की इनकम लेवल कितना है। 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 10 लाख से 20 लाख के भी ऊपर है, या 20 लाख से ऊपर है। हमें इनकम का लेवल मालूम चलेगा कि फ़ीस अगर हम इंक्रीज करेंगे भी तो वो फिजिबल होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो फैमिली बिजनेस इनकम लेवल है वो 5 लाख के नीचे है और हम ऑलरेडी फीस बढ़ा चुके हैं, हम लोग और फीस इंक्रीज करें तो बच्चा फीस तो दे ना और हमारे स्कूल को छोड़ के भाग जाए। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जितना डेटा कलेक्ट हुआ उसको पहले मीनिंगफुल फॉर्मेट में, पहले इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। वी विल टॉक अबाउट हाउ। दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट द सेंटेंस डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग डेटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, मीनिंग फॉर्मेट में प्रोसेस किया जाएगा, सो दैट वी हैव द नॉलेज। ओके, दिस इज द केस। क्या कि स्टूडेंट्स ने अपने पास परफॉर्मेंस में देखा कि मैथ्स में सभी के सभी बच्चे ज़्यादातर वीक हैं। टीचर्स को, प्रिंसिपल को पहले कैसे मालूम था कि कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है? उसको मालूम चला, अच्छा हमारे स्कूल के अंदर पिछले साल में मैथ्स का जो रिजल्ट है वो बच्चे जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस दे गए थे, यानी कि मार्क्स सबसे कम आए थे। राइट, कहाँ से मालूम चला? डेटा से। राइट, अब डेटा के बेसिस पर उसको जब ये सब कुछ मालूम चल गया तो अब वो जो है अपने डिसीजंस लेने में आगे मूव कर सकता है। राइट, बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइड। गो टू एनी क्लास, टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, नेम, एज, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इनकम, जेंडर, लास्ट क्लास परफॉर्मेंस, ये सब कुछ ले लिया। टेक डेटा ऑफ एवरी क्लास ऑफ द स्कूल, इस तरह से आप जो है पूरे स्कूल के डेटा को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो एंड कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आप जो है उसको एक एक्सेल बनाओ, एक्सेल शीट में जो है उसको नाम दो कि कौन सा डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है, एंड देन वी विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट numbers of boys and girls in the school. Sorry, income level of the families, from where students are coming, performance records of the records, and और इससे क्या आइडिया होगा, अच्छा अगर ये जो मैथ्स का टीचर है वो हमें जो है परेशान कर, वी हैव टू इम्प्रूव इन द मैथमेटिक्स बेसिकली फॉर द परफॉर्मेंस। फिर मालूम चलेगा कि स्कूल के बच्चे जो है दूर दूर से आते हैं, अगर दूर दूर से आते हैं तो हमारी जो बसेज हैं वो बिल्कुल पास पास में है, तो कैन वी डू दिस थिंग कि हमारी बसेज जो है वो दूर से आएँ, जिससे कि स्कूल में बच्चे जब दूर से हमारी बस यूज़ करेंगे तो हमारी इनकम लेवल अपने आप से इंक्रीज होगा। इसके अलावा स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पर है, उसके लिए हमें अलग डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि स्कूल के खर्चे कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें। सो what here we mean to say, this is a very first example. Data was collected, right, and data was collected and data is the source of information.
मीनिंगफुल फॉर्मेट में हमने उसको एक अरेंजमेंट किया. अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन अ मीनिंगफुल फॉर्म इज द बेसिकली इंफॉर्मेशन. एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस सो दैट इट विल बिकम्स अ नॉलेज. जब आप उस इंफॉर्मेशन को जो है अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज. एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ. मैंने आपको कहा 3-4 हम लोग एग्जांपल लेंगे. अब कुछ डेटा आपके सामने शेयर किया है. ये डेटा है मैंने कहा रैंडमली जो है हमने आपको डेटा दिया है. 2 अमूल कंपनी, 36 नेस्ले, 37 4 6 आईटीसी कंपनी, 38 8 35 36. आपको कैसे ये अजीब सा डेटा क्या है, पर है तो डेटा. चाहे वो किसी कंपनी का नाम है, चाहे वो नंबर्स हैं, है तो डेटा. देखो डेटा जब आपको दिया गया है ये अपने आप में है तो डेटा, बट वो अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन में नहीं दे रहा, कोई एक मीनिंग फॉर्मेट में हमें आंसर नहीं दे रहा है ना. यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम्पल में तो मैंने फिर भी सबको जो है एक सीक्वेंस लिख दिया था. हम लोग सिर्फ स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, है ना. अगर हम ये कहें कि हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ बस इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो डेटा तो है बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब उसको हमने एक तरह से अरेंज कर दिया एक्सेल फाइल में, वो हमारी इन्फॉर्मेशन बन गई. ऐसे ही ये जो है ये डेटा तो है बट इन्फॉर्मेशन नहीं है. इस डेटा को पहले हमें अरेंज करना होगा. हमें कैसे अरेंज करना होगा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम आपस में 2 एक नंबर था तो 2 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये 4 नंबर है, एक 6 नंबर है, ये 8 नंबर है. अब हमने जो है इसको सीक्वेंस में डाल दिया. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन. और साथ ही साथ इसको हम ये भी बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन हमारी क्या किस कंटेक्स्ट में है, मतलब ये हमें क्या शो कर रही है. 2 4 6 8 ये शो कर रही है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2. ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 शो कर रही है. अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 शो कर रही है, अब हम कहेंगे कि सर ये जो डेटा है वो हमें ये शो कर रहा है. अब हमने डेटा को एक तरह से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया. ये हमारी क्या बन जाएगी, नाउ दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी. डेटा अपने आप में जो नंबर्स थे उनको कह रहे हैं इट्स गुड, बट वो हमारी इंफॉर्मेशन है. जब तक वो मीनिंगफुल कोई हमें बताती नहीं है चीज़, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे. तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा है ना उसको किसी कंटेक्स्ट में यूज़ करना है. जब हम डेटा को किसी कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अब देखो अमूल कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, आईटीसी है, इसको भी हम लोग जो है एक साथ लिखते हैं. अमूल लिमिटेड, नेस्ले लिमिटेड, आईटीसी कंपनी, राइट. ऐसी अगर हम दूसरी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं तो थोड़ा सा आपको याद आ रहा मतलब मालूम चल रहा है क्या हो रहा है. अमूल डेली मिल्क यूज़ करते हैं इसका, नेस्ले ऑलमोस्ट मैगी यूज़ करते हैं इसके भी बहुत सारे, कैडबरी है, नेस्ले की है, आईटीसी आशीर्वाद आटा इसी का आता है, सिगरेट की कंपनी है. बेसिकली ये जो कंपनीज हैं जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इस तरह के कंपनीज को जो हमारी रेगुलर डेली रूटीन में इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, इस तरह की कंपनीज को हम बोलते हैं बेसिकली FMCG कंपनीज. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द FMCG. जब एक डॉट 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 डाला है इसका मतलब है कि ऐसी और भी FMCG कंपनीज हो सकती हैं. और कौन सी, जैसे हमने कहा टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा आपने शायद नाम सुना होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर. सो जो हम डॉट डॉट डाल रहे हैं मतलब इस तरह की और कंपनीज. अब हमने इसको देखो एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में एक नाम दे दिया, दैट इज FMCG कंपनीज. बाकी जो नंबर्स हैं वो हैं 36, 37, 38, 39 भी कहीं ना कहीं होगा, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डॉट डॉट डॉट. ये क्या है, इसको भी हमने कहा ये जो नंबर्स हमने लिए थे जब, सो ये बेसिकली टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी. कोई भी नाम ले लेते हैं, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द राजस्थान, ज़्यादा है, गर्मी है, तो इस नाम दे दिया, राइट. और भी किसी का हो सकता है वटेवर. अब हमने कहा हमने इस डेटा को जिस कंटेक्स्ट में यूज़ किया उसका जब हमने नाम दे दिया तो हमने कहा दिस इज द नाउ इंफॉर्मेशन. सो ये इंफॉर्मेशन कैसा आया, हमने कहा इंफॉर्मेशन आया बेसिकली डेटा जो है हमने जिस सोर्स से इकट्ठा किया है वो हमारा कन्वर्ट हो गया है इंफॉर्मेशन में. जिस कंटेक्स्ट, अगर हमें कंटेक्स्ट को नाम दे दिया है तो उसको हमने कहा दिस इज आवर इंफॉर्मेशन.
Data is the source of information. And when information processed, it becomes a knowledge. And information लिखा हुआ हमने, data is the source of information and information needs to be processed for getting knowledge. तो knowledge लेने के लिए हमें क्या करना है, इस information को process करना है, right? अब हमने कहा ये data आ गया, right? और इस इंफॉर्मेशन को हमें जो है प्रोसेस करना है, और इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास नॉलेज आ जाएगी, राइट? तो अब हम कहेंगे कि सर ये जो नॉलेज है ये कैसे आएगी, लाइक नॉलेज इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्लस, क्या प्लस करते हैं, बात करते हैं। अब देखो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, 2 4 6 8, ये क्या है, दीज आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, राइट? अब इसका यूज क्या हो सकता है, हमने कहा सर अगर हम ये बोलें कि 2 4 6 8 बेसिकली एक कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज है, एक नई कंपनी फॉर्म हुई है और जो है वो एक ग्रोथ लास्ट 4 ईयर में जो ग्रोथ है वो कितनी है वो दिखा रही है। तो फर्स्ट ईयर में ग्रोथ 2%, सेकेंड ईयर में 4%, 6%, 8%. So now we can say that for the next year we are expecting that the growth is 10%. Are you getting this? So ये हमने जो है एक कंटेक्स्ट में यूज़ किया, और इस कंटेक्स्ट में जब यूज़ किया तो इसका पर्पस क्या रहा, दैट हमने जो है एस्टिमेट किया। पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन है ऑफ 2 है, राइट? ये हमने यूज क्यों किया, एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फ्यूचर, राइट? जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आई रिपीट, जब भी किसी इंफॉर्मेशन का यूज आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं तो हम कहते हैं दैट दिस इज द नॉलेज। ठीक है, स्कूल वाले केस के अंदर हमने जो है इनकम लेवल ऑफ द फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया। अब इस इंफॉर्मेशन को फाइंड तो कर लिया, अब इससे हमने आइडेंटिफाई किया क्या सॉल्यूशन निकाला कि फीस को इंक्रीज करना इस स्कूल का जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हमें कुछ और सोचना होगा। अगर मैंने कहा कि फैमिलीज की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज की इनकम अच्छी है, 10 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है, तो इस केस में स्कूल की फीस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने इंफॉर्मेशन को यूज किया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो दैट इज नॉलेज, राइट? यहाँ पर फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं। अब इस पर्पस ये जब हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इससे हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि बसेस जो हैं वो जिस रास्ते से आ रही हैं, क्या हम लोग रूट चेंज करके दूसरे स्टूडेंट्स को भी बस में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि स्कूल की इनकम रेवेन्यू इंक्रीज हो, ग्रोथ हो। ऐसे ही कि हम बसेस को जो है और ऐड कर सकते हैं, जो स्टूडेंट दूर से आ रहे हैं हम उन स्टूडेंट्स को भी बसेस में ऐड कर पाएँ, एक तो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ स्कूल की इनकम भी जनरेट हो। तो यहाँ पर हमने फिर से अपनी इंफॉर्मेशन को किस पर्पस के लिए यूज किया, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। सो व्हेनेवर इंफॉर्मेशन इज बेसिकली processed, information is processed, then it becomes knowledge for the purpose of solution of any problem. ठीक है, अब आप कहेंगे बाकी सब चीज़ें किस लिए यूज़ होंगे, जैसे कि हमने कहा अमूल कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, ये हमें एफएमसीजी शो करती हैं। अब हमने कहा अगर हम इस तरह की और भी एफएमसीजी कंपनीज को मर्ज कर दें और ये आइडेंटिफाई करें कि इन सब की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी है, मीन्स प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं, सेल्स बढ़ रही है नहीं, तो हम ये देख पाएंगे कि ग्रोथ इन एफएमसीजी कितना है। अगर ग्रोथ इन एफएमसीजी इन इंडिया जो है बेटर है, तो नाउ वी कैन टेक ए डिसीजन कि अगर हम नया इन्वेस्टर हैं, अगर हम नया अपना पैसा कंपनीज में लगाना चाहते हैं, तो इस तरह की एफएमसीजी कंपनी में अपना पैसा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि अगर एफएमसीजी कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही हैं तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा।
सो जब भी हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो इसको बोलते हैं नॉलेज। ये 37, 38, 36 ये जितना भी लिखा हुआ है, अब आप कहेंगे सर ये किस पर्पस के यूज़ होगा। हमने कहा सर ये सपोज करो कि ये टेम्परेचर है किसी सिटी का। अब इससे मालूम क्या चलता है, टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर है, ये इन्फॉर्मेशन तो मालूम चल गई, बट ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगी। अब सर ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती है कि इस सिटी में हमें एसी सेल करनी है नहीं, हम इस सिटी में अपनी एसी को प्रोडक्शन लगाए ना लगाएं, क्योंकि अगर इसी सिटी में अपना प्रोडक्शन एसी का प्लांट लगा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट लगा देंगे, बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट करके जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करके सेल आउट कर सकते हैं। और एसी की सेल इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। डेटा इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करके उसको हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, इंफॉर्मेशन को हमने बेसिकली यूज़ किया अपनी नॉलेज के लिए, यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बेसिकली अपना एक फर्स्ट लाइन को समझ सकते हैं। अभी एक दो एग्जांपल और भी देंगे। सो आई थिंक लर्न हो जाना चाहिए अब तक। डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेस्ड इज कॉल्ड नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। सो डेटा समझ में आ गया। डेटा मीन्स डेटा इज द सोर्स ऑफ, डेटा से क्या बनाएंगे इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोसेस करें जिससे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, राइट। अब इसके रिलेटेड आपको एक कंपनी का आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर हम आपको इस कंपनी का एनालाइज दिखाएंगे। देखो कैसे डेटा इकट्ठा किया। अगर मैं किसी कंपनी के बारे में सोचूं, किसी कंपनी के बारे में आपसे बात करूं, तो कंपनी के बारे में आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं तो क्या क्या उसके अंदर देखेंगे, थोड़ा सोचो। आप किसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं और आप उस कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उस कंपनी में आप क्या क्या देखेंगे। आप देखेंगे कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी परफॉर्म कहाँ कर रही है, मतलब क्या बिजनेस कर रही है। आप देखेंगे कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो पहले देखेंगे सेल्स कितना है, परचेज कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। आप देखेंगे डेप्रिसिएशन कितना है, ईपीएस कितना है, ये सब कुछ आपने सुना हुआ है ना। अब ये जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ये सब कुछ अगर मैं आपको अलग अलग लिख के दिखा दूँ, तो क्या आप कंपनी को एनालाइज करके बता पाएंगे कि मुझे उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या वो जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि डेटा इकट्ठा करना इज़ वन थिंग, उसको जो है एक किस्म से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर देना इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। तो जब तक उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको मालूम होगा हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अकाउंटिंग में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जो है एफएम के अंदर आपको याद होगा हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स से स्टार्ट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, फिर माइनस पहले इंटरेस्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं, पीएटी निकालते हैं एंड नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, ईपीएस आता है एंड सो ऑन। तो हमने बेसिकली क्या किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जब तक हमें इस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम किसी कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जांपल आपके साथ, कंपनी को बेसिकली एनालाइज करने के लिए एक आईटीसी कंपनी उठाई है हमने। आईटीसी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हम लोग जो है किसी भी कंपनी का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है screener.in। हम अपने शेयर मार्केट में उसको यूज़ करते हैं। फाइनल में जब आप आएंगे तो आप शेयर मार्केट सीखेंगे हमसे, तो उस मार्केट में हम लोग बेसिकली इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ
आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड में इसमें बताया हुआ है दैट शेयर प्राइस इज 448 रुपीज़, 448 रुपीज़ माइनस 0.36% आज जो है वो नीचे गया है। कंपनी की मार्केट कैप है 5,59,103। ये मार्केट कैप क्या होता है मैं आपको बता दूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू बेसिकली numbers of shares outstanding, numbers of shares outstanding multiply by market price per share। सिंपल, जैसे कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस है कितना, इस कंपनी का शेयर का प्राइस है 448, ठीक है। अब इसके जितने भी नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग होंगे, मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हुए हैं उनको यहाँ पर कंसिडर करेंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वटएवर जो भी होगा, और इस तरह से जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। अब हमने कहा दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी, एंड कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 5,59,103 करोड़, राइट। और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है हाई लो, ये सब कुछ जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक में यूज होगा, इसी रीजन से बता रहे हैं। 500, 323 हाई लो है, ये 52 वीक हाई लो बता रहा है। डिविडेंड यील्ड मतलब हमारी कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। आप इसको ओवरऑल देखो, अबाउट द कंपनी established in 1910, ITC is the largest cigarette manufacturer and seller in the company. ITC operates in the 5 business, ये जो बिजनेस हैं इनके नाम हमें दिए हुए हैं। FMCG कंपनी है, सिगरेट एंड होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, इसमें वो यूज़ करती है। आगे चलते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या है, बेसिकली ये ग्राफ बता रहा है कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो डिफरेंट टाइम पर जो है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो कंपनी का मार्केट प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये ऊपर गया। हमने ये ग्राफ से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में ये जो है मार्केट प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ओके। और आगे चलते हैं, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं ये बताया हुआ है। फिर पीर कंपैरिजन दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि इस तरह की जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समरी क्या है। अच्छा, और आगे फिर क्वार्टरली रिजल्ट दिए हुए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट मतलब कि बताया हुआ है कि हर क्वार्टर में जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, और हर क्वार्टर मतलब कि हर क्वार्टर की सेल्स कितनी है। देखो हर क्वार्टर की अलग अलग सेल दी हुई है। अगर आपके पास इस तरह से अलग अलग सेल्स है, एक्सपेंसेस है हर क्वार्टर के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हर क्वार्टर का, ऑपरेटिंग मार्जिन है हर क्वार्टर का। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन ही देखूं, सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, आपको मालूम है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज क्या होता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जून 2022 में इट वाज 33%, एंड सितंबर में हो गया 37%, दिसंबर में हो गया 38%, फिर मार्च में हो गया 38%, जून 2023 में ये हो गया 39%। गुड और बैड? इट्स वेरी गुड। प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया है। अदर इनकम दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हर क्वार्टर का आपके पास अलग अलग है। देखो डेटा इस तरह से प्रेजेंट किया गया है सो दैट वी कैन एनालाइज दिस काइंड ऑफ कंपनी, या वी कैन एनालाइज एनी कंपनी। अगर मैं आपको यही सब कुछ सारा डेटा इधर उधर करके दे देता, जैसे कि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम आपके साथ बात कर रहे थे कि आपके पास डेटा इस तरह से दिया हुआ है, तो ऐसे ही मैं आपको डेटा दे देता कि आईटीसी कंपनी का 2017 का डेटा, ऑपरेटिंग मार्जिन इतना है, सेल्स इतना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 उसमें 18 का डेटा भी दे देता, 20 का भी दे देता, उल्टा पुल्टा ऐसे। तो इस डेटा को हम लोग अपने आप से किस तरह से यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, डेटा ऑन इट्स ऑन will not give any information. इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं यूज करते,
will not serve any purpose. अगर डेटा आपके पास है तो वो डेटा अपने आप में सारा कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं कर, जब तक उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आईटीसी वाले केस में भी हमने कुछ नहीं किया है। जो डेटा आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, उस सारे डेटा को हमने यहाँ पर, मतलब हमने नहीं, इस वेबसाइट ने बेसिकली एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया है, so that you can see, analyze, compare and take decision, right? So all these are the informations. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ईयर वाइज ऊपर की तरफ आपके पास क्वार्टरली था, ये ईयरली है, और उसके बाद गिवन है ईपीएस कितना है, बैलेंस शीट गिवन है हर ईयर की, आप देख पाएंगे कि शेयर कैपिटल में क्या इंक्रीज हो रहा है, देख पाएंगे रिजर्व कितने इंक्रीज हो रहे हैं, देख पाएंगे बोरिंग्स कितनी इंक्रीज हो रही हैं, फिक्स असेट्स क्या हैं, एंड सो ऑन। कैश फ्लो देख पाएंगे, रेशोज देख पाएंगे, डिफरेंट रेशोज जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है, सो डैट आप इस सारे इंफॉर्मेशन को किस पर्पस के लिए यूज़ करें, अपनी नॉलेज के लिए, और वो नॉलेज का क्या पर्पस होगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अगर आप इस सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं, देन इट बिकम्स नॉलेज। आर यू गेटिंग दिस राइट? सो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट लाइन जो हम आपके साथ समझना चाहते थे, सीखना चाहते थे, और आपको हमेशा याद रखनी है दैट डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे डेटा के बेसिस पर इंफॉर्मेशन बनती है, एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। इसको हमें इस तरह से प्रोसेस करना है जिससे कि हमें नॉलेज बने, राइट? एंड दिस इज अबाउट फर्स्ट लाइन, मीनिंग रिलेशनशिप ऑफ दीज थ्री, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है कि हमारा जो डेटा है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मीन्स ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि आप इस डेटा डेटा एनालिसिस को यूट्यूब वाले यूज़ करते हैं। यूट्यूब कंपनी जो है वो नो डाउट इट इज़ अल्फ़ाबेट्स लिमिटेड, गूगल की ही कंपनी है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब इज़ द सब्सिडियरी ऑफ द गूगल लिमिटेड डेटा को यूज़ करते हैं। फेसबुक अगर मैं बोलूँ तो फेसबुक भी डेटा को यूज़ करता है। आप जहाँ पर अपना टाइम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फेसबुक पर शो किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ गूगल और यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, बैंकिंग सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो डेटा के बेसिस पर ही आगे वर्क करता है। अगर बैंकिंग के पास डेटा ना हो तो काम कर ही नहीं सकता। आपकी अकाउंटिंग में तो डेटा के बेसिस पे होती है, राइट? और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ आपने आजकल सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कैसे वर्क करती है? आप देख रहे हैं आजकल ड्रोन यूज हो रहे हैं। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम सुना होगा, नो डाउट इंडिया में नहीं है बट सुना होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं? दे आर यूजिंग द डेटा ओनली, दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि अच्छा ऐसी रोड होगी जब दोनों लाइंस सड़क पर जब चल रहे हैं, दोनों लाइन लेफ्ट और राइट में होंगी, कैमरा देख रहे हैं तो हमें ऐसे चलना है। आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इतने सेंटीमीटर पे हल्की ब्रेक लगानी है, अगर ऑब्जेक्ट पास हो तो ब्रेक का लेवल बढ़ा देना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा सेल्फ ड्राइविंग कार इज बेसिकली वर्किंग। ड्रोन्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द, आपने सुना होगा कि अब कंट्रीज की बाउंड्री की रक्षा के लिए ड्रोन यूज हो रहे हैं।
इसके अलावा आप कभी चैटिंग करते होंगे, मतलब किसी वेबसाइट पे आपने चैट किया होगा अपने कस्टमर केयर में, आप कोई जैसे ही आंसर डालते हैं वैसे ही तुरंत आंसर उसका आ जाता है, और आंसर इतना एग्जैक्ट होता है, वी कांट एक्सपेक्ट कि कोई पर्सन इतनी जल्दी रिप्लाई दे सकता है। एक्चुअली में कोई पर्सन दे नहीं रहा वो रिप्लाई, दे आर रिप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के बेसिस पर ही आपको रिप्लाई दे रहा है, आंसर दे रहा है ना। आपने आपने चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेस हुआ, पर चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हुआ। पर चंद्रयान 3 सक्सेस क्यों हुआ? बिकॉज उसने चंद्रयान 2 का 1 का जो है डेटा यूज़ किया। पूरी के पूरी वर्ल्ड जो है वो इंडिया को कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो उसको प्रेस कर रहा है। बेसिकली चाहता क्या है वर्ल्ड? वो ये चाहता है कि चंद्रयान 3 से जो नॉलेज मिली है वो उसे शेयर हो, ताकि उस डेटा को पूरा वर्ल्ड जो है वो यूज़ कर पाए। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप, इसके अलावा फाइनेंस। देखो, फाइनेंस कंपनीज, कोई भी कंपनी उठा लो, आपको लोन चाहिए, ठीक है। अब फाइनेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप उसका लोन एक्चुअल में रीपे कर पाओगे या नहीं? आपके फादर को लोन चाहिए, आपके फादर को फटाफट लोन मिल जाएगा, बट आपको लोन चाहिए नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे? आपके फादर ने अगर कोई पुराना लोन लिया हुआ है, अगर उसको टाइम पर रिपे किया हुआ है, तो वो डेटा उनके क्रेडिट स्कोर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके फादर ने जिस पैन से या आधार से लिया था लोन, उस पैन में कोई भी ड्यू नहीं है, हर एक किस्त जो है वो टाइम पर गई है। उसके बेसिस पर फाइनेंस कंपनी जो है वो आपको या आपके फादर को नया लोन देने के लिए तैयार हो जाती हैं, राइट। सो डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जांपल हैं। आधार कार्ड इतना बड़ा प्रोजेक्ट, सोचो इंडिया में कितने लोग हैं, उन सभी के सभी लोगों का आधार कार्ड का डेटा जो है वो एक जगह पर स्टोर है, और हर एक पर्सन का जो है OTP लिंक अब करा दिया गया है, आधार को पैन के साथ लिंक करा जा रहा है ताकि कोई फ्रॉड ना हो, है ना। सो ऑल दीज आर द बेसिकली बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। मीनिंग के बाद हमने कहा दीज आर द स्कोप जहाँ पर कि डेटा एनालिसिस जो है वो यूज़ हो रहा है इन द बिजनेस। और सिर्फ ये नहीं, मैंने आपको ये भी गूगल नाम दिया, गूगल, फेसबुक, अमेज़ोन, और जितने भी वेबसाइट्स हैं, अदर वेबसाइट, ये सभी की सभी बेसिकली डेटा ड्रिवन हैं। उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, ये सभी डेटा के बेसिस पर ही अपना बिजनेस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। सो डेटा इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस दिस डेज। किसी भी बिजनेस का डेटा जो है वो उस बिजनेस की स्ट्रेंथ है। आई थिंक क्लियर। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमें सीखना है नेचर ऑफ डेटा। बड़ा सिंपल है नेचर ऑफ डेटा, मतलब काइंड्स ऑफ डेटा ग्रुप। तो डेटा ग्रुप्स बेसिकली होते क्या क्या हैं, मीन्स हम डेटा को कौन कौन से ग्रुप्स में डाल सकते हैं, मतलब डेटा कितने तरह का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ITC कंपनी का एक ग्राफ दिखाया, है ना। सो ग्राफ नहीं दिखाया, सॉरी, मैं वापस लेता हूँ। मैंने आपको ITC कंपनी के जो है वो पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन दिखाई है ITC कंपनी की, और ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, राइट। अब आप मुझे देख के बताओ, पूरे के पूरे डेटा को आपको जो है वो समराइज करके तीन भागों में कन्वर्ट करना है। आप बताओगे कि वो 3 पोर्शन कौन कौन से हैं? सोचो एक बार। मैं ITC कंपनी, इस पूरे के पूरे डेटा को जो आपके सामने प्रेजेंट है उसको आपको समराइज करके 3 हिस्सों में बांटना है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये मत बताना, नो। डेटा पे कंसंट्रेट करो, ये तो इंफॉर्मेशन है। कैश इन फ्लो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, राइट।
मैं समझाता हूँ, बड़ा मतलब एक ब्रॉडर फॉर्मेट में, बहुत ब्रॉडर फॉर्मेट में हम ये कहते हैं कि भैया 3 तरह से डेटा ग्रुप बना सकते हैं। एक तो ये हमारे डेटा में नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नंबर्स। मार्केट कैप इज अ नंबर, करंट मार्केट प्राइस इज अ नंबर, डिविडेंड यील्ड इज अ नंबर, ठीक है। इसके अलावा कैश मार्केट प्राइस इज अ नंबर, राइट। या तो ये जो हमारे पास ये बैलेंस शीट है, तो इसके अंदर भी सब कुछ क्या है? दीज आर द नंबर्स। या तो नंबर्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2, नंबर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक ग्राफ बना देंगे। डेटा बेसिकली है तो ग्राफ, पर ग्राफ आया कहां से है? डेटा से ही आया है, राइट। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्राइस है वो जो मूव कर रहा है, उन्हीं प्राइस को हमने ग्राफ पर डाल दिया है। दैट इज द बेसिकली प्रेजेंटेशन, ग्राफ। दूसरा, पहले बोला नंबर, दूसरा ग्राफ, और एक तीसरा फॉर्म बताया कि अगर हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो हम नंबर के फॉर्मेट में नहीं डिफाइन कर रहे, कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्मेट में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, राइट। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ द बेसिकली काइंड ऑफ द डेटा। भाई या तो आप उसको नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, नंबर्स बता दो डेटा का, या फिर डिस्क्रिप्टिव कर दो, या फिर क्या करो? ग्राफ बना दो। बस 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, चौथा नहीं हो सकता। इसी को हमने यहाँ पर बेसिकली अपने पास शो किया है नेचर ऑफ द डेटा के अंदर, दैट वी हैव बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ द नंबर्स। 1 इज न्यूमेरिकल नंबर, सेकेंड इज मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव, एंड थर्ड इज ग्राफ। वो आगे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 1 इज न्यूमेरिकल नंबर। सो न्यूमेरिकल डेटा बेसिकली, तो ये हमेशा न्यूमेरिकल डेटा ऑब्वियसली किस में होगा? नंबर्स में होगा। नंबर्स डेटा ये हमेशा नंबर्स में होगा। जितने भी अकाउंटिंग आप यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, या फाइनेंस यूज़ करते हैं, तो इन सब के अंदर जो डेटा होगा वो न्यूमेरिकल में ही होता है। या फिर आप किसी कंपनी का जो है स्टॉक प्राइस निकालते हैं, ये सब कुछ जो है न्यूमेरिकल नंबर्स में होता है। और डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को डिफाइन करना। जैसे मैंने कहा आईटीसी क्या करती है? आईटीसी इज अ FMCG कंपनी एंड इट ऑपरेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिगरेट्स एंड ऑल्सो हैव द बिजनेस ऑफ होटल्स, पेपर्स एक्सेट्रा। सो जो ये लिखा हुआ है वो क्या है? बेसिकली डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट सर्टेन थिंग, अबाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा ग्राफ। हाँ, ग्राफिकल डेटा में हम लोग यहाँ पर ग्राफ तो कह ही रहे हैं, इसको हम लोग पिक्चर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। और जो ग्राफ या पिक्चर जो होता है वो हमें बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको एग्जांपल तो दे ही दिया, और कहते हैं कि ग्राफ एंड पिक्चर्स मे टेल थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। तो एक ही ग्राफ से ठीक है। सो दिस इज अबाउट 3 काइंड्स ऑफ डेटा। अच्छा, ये लिख सकते हैं, ये तो डिस्क्रिप्टिव को ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। नाम बदला हुआ है, नथिंग एल्स। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एक ही हो, न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव एक ही बात है। जब क्वांटिटेटिव हो मीन्स न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, आगे भी एक जगह यूज होगा। जब डिस्क्रिप्टिव हो मतलब यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव बात कर, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ डेटा कितना हो गया? जैसे ही हो जाए, मतलब जैसे ही पूछा जाए नेचर ऑफ डेटा बताओ, तो याद करना आईटीसी का पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। कितनी तरह की इंफॉर्मेशन थी? 3, न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड ग्राफ, दैट्स इट, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली फर्स्ट यूनिट ऑफ योर स्टडी मटेरियल, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द next unit. Thank you very much.
आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएं। और एक छोटा सा काम और करें, दैट अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट्स में ये लिख के बताएं कि आपने इस पूरी बड़ी वीडियो से क्या सीखा। आप बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। राइट, दिस इज़ फॉर यू। राइट, थैंक यू वेरी मच।